हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी बेटा, केमिस्ट्री के चैप्टर लास्ट की बात हो रही है। जो हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो कौन सा है? कार्बन एंड और उसके यौगिक, मतलब कार्बन इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? तो हमें बहुत सिंपल सी बात है कि कार्बन के बारे में डिटेल में अच्छे से बात करनी है। फिर उनसे बनने वाले जो भी यौगिक है उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक। तो अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें हम आईपीएससी नेम भी पढ़ेंगे, कार्बन की वैलेंसी कैसी होती है वो भी जानेंगे, इसमें कैसे बंध पाए जाएंगे ये भी सारी चीजों को पढ़ेंगे। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसके यौगिक कैसे होंगे, उनके यौगिक में क्या क्या आएगा, जैसे एल्कोहल ले लो, फिनॉल। फिनॉल तो बात नहीं करना है, हमें पढ़ना नहीं है। एल्कोहल हो गया है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। अल्कोहल के अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है? अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर नहीं पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक पढ़ना है। ये सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। उसके यौगिक में क्या क्या आएंगे? तो हेडिंग बनाओ, कार्बन और उसके यौगिक। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, हम लोग सिंपल सी बात है पर जान जाते हैं कि कार्बन होता क्या है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन आपकी पृथ्वी पे कितना परसेंट पाया जाता है, तो बोलोगे कितना? कार्बन का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन वो पाया बहुत ज्यादा है। हमारे बॉडी भी उसी से बनी है। तो कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है कार्बन पृथ्वी पर। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। अब देख रहे हो परसेंटेज कितना कम है, लेकिन अगर आप पोल्यूशन के बेस में देखोगे तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मेट ज्यादा कर रहे हैं ना, और उसको किसी अदर चीज में फॉर्मेशन कर ही नहीं रहे हैं, उसको चेंज कर ही नहीं रहे हैं। फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आपकी बॉडी पूछी जाए तो किससे बनी है, तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेनिंग है। हमारी बॉडी जो सबसे ज्यादा किसकी बनी है? कार्बन की बनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, उसमें कार्बन का चौथा नंबर है, तो 15वां नंबर है। मोस्ट अबंडेंट है, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्लियर हो पाया? और कार्बन जो है बहुत स्रोत है, जैसे चीनी हो गया, हमारे खाने वाली चीजें हैं, उन सब में कार्बन का भी उपयोग होता है, और कार्बन से ही जनरली बने होते हैं। ठीक। तो अब हम लोग कार्बन के बंधों के भी बारे में पढ़ेंगे कि इनमें बंध कैसा पाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक। हेडिंग बनाइएगा, कार्बन और उसके यौगिक। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके यौगिक हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक थे, ये चैप्टर का नाम हमारे हो गया। कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, हम लोग कार्बन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि होता क्या है। तो कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर वो कितना परसेंट पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना है बेटा? तो 0.03% पाया जाता है। ये जनरली आप सबको पता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुक्त अवस्था में कार्बन, मतलब ये जब फ्री फॉर्म में रहता है, जब ये फ्री स्टेट में रहता है, तो हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। संयोजित अवस्था में यह मुख्य रूप से कार्बन खनिजों में पाया जाता है। ठीक। कार्बन जो खनिज होंगे वो पाया जाता है। खनिज मैंने पढ़ाया था कि खनिज होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। कार्बन सभी जीव के निर्माण में, ये भी बात मैंने बताई थी कि कार्बन सभी प्राणियों के निर्माण में, सभी जीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कण है। बिना कार्बन के बॉडी फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। ठीक। सजीव स्रोतों, वनस्पति जगत या प्राणी जगत, इसका कहने का मतलब ये है कि या तो आप कह लो कि वनस्पति हैं जो पेड़ पौधे हैं, या फिर जो प्राणी हैं उससे प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। मतलब अगर हम कुछ ऐसे यौगिक जो कार्बन के हों, जो हम पौधों से पाएंगे तब भी उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे, या किसी प्राणी से हम पाएंगे तब भी उसे हम लोग क्या कहेंगे? कि कार्बनिक यौगिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे में क्या है, तो जैसे में क्या बताओगे आप लोग? जल्दी बताओ। चीनी। चीनी किससे मिल रहा है हमें? चीनी किससे मिलता है? गन्ने से, जो कि क्या है? वनस्पति है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं चीनी। फिर क्या है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किससे मिलते हैं? सिट्रस प्लांट जितने भी होंगे, है ना, जितने भी खट्टे वाले प्लांट होंगे उससे मिलेंगे।
और नेक्स्ट क्या है, आप और किस क्या कह सकते हो, एसिटिक अम्ल कह सकते हो। एसिटिक अम्ल किससे मिलता है, जल्दी से कमेंट में बताओ। फिर उसके बाद क्या कह सकते हो, विनेगर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर या सिरका, या सिरका भी कहा जाता है। तेल हो गया, वसी अम्ल हो गए, है ना, वसी अम्ल, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। सब क्या है बेटा, कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें कोई भी डाउट तो होगा नहीं, और ना तो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है मे बी 1 मार्क्स में यहाँ से पूछ दे कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, तो ऐसे यौगिक आपको दे देंगे, उनमें से पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन में बंध या आबंध। कार्बन में आबंध, अब इसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, कार्बन में कैसी बॉन्डिंग पाई जाएगी, बॉन्डिंग इन कार्बन, तो इसमें कैसा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का क्या मतलब है, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया था, तो कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसका मतलब ये होता है कि कार्बन की अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, उसका अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अंतिम कक्षा को अपनी पूर्ण करने के लिए बेटा वो क्या करती है, सहसंयोजक बंध बनाती है। और मैंने बताया था एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध किनके किनके बीच में बनता है, जब अधातु अधातु होंगे, ठीक, नॉन मेटल के बीच क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड किनके किनके बीच बनेगा, जब आपके पास एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो। क्लियर हो पाया, तो कार्बन कैसा बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, मतलब ये कार्बन भी अधातु है और उससे जब बनाएगा तो वो भी क्या रहेगा, अधातु होगा। अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, शेयरिंग होती है, उन सबसे क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड वो बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैंने बताया था कि ऑक्टेट रूल कहाँ से होता है, कैसे उनको होती है, कैसे हम लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। तो कार्बन कैसा है, सहसंयोजित बंध है, कार्बन में आबंध, कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक, क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा, कैसा बंध बनाएगा, सहसंयोजी बंध, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। इसका तात्पर्य यह है कि कार्बन अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने पड़ोसी कार्बन या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध का निर्माण करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है। एग्जाम्पल के लिए जरा सुनो यहाँ से, जैसे हम क्या ले ले बेटा, CH4, मेथेन ले ले। अब मेथेन से हम लेके इसको समझेंगे, ये क्या है, मेथेन है, मेथेन। अब कार्बन की हम लोग देखेंगे कि अगर कार्बन, यहाँ पे कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना जाएगा, 2 और बताओ, 2 4 जाएगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितने जाएंगे, 2 और 4 जाएंगे। क्लियर हो पाया। अब मैंने क्या बताया था कि ऑक्टेट रूल आता है, अष्टक का नियम, अष्टक के नियम से हमें क्या पढ़े थे, अष्टक का नियम ये बोलता है कि कोई भी तत्व होगा उसके अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, बैलेंस में रहेगा। तो बेटा इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तब इसका अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग किसका देखें, हाइड्रोजन का देखेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर एक्सेप्शन है, उसके लिए मत परेशान रहो। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का अष्टक पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, बाकी किसको चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया, और इसके अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 2 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक कार्बन है, आपके पास 4 हाइड्रोजन है, ऐसे बंध बना दो। ठीक, ऐसे क्या करो तुम, बंध बना दो, या फिर ऐसे हाइड्रोजन को ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो मैंने क्या किया, इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लगा दिए, है ना। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक मैंने इसके लगा दिए इधर और एक इधर।
अब ये क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, इसको ऐसे बना लेगा, इसको ऐसे बना देगा, इसको ऐसे। अब देखोगे तुम तो हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा क्या हुआ, पूर्ण हुआ। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक खुद का एक कार्बन का ले लिया, सारे हाइड्रोजन के पास पूर्ण हो गए। अब तुम कार्बन को देखो, कार्बन का खुद का उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, और उसने 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिए, तो उसका क्या हो गया, कक्षा इसको पूर्ण कहलाई, है ना। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, डायग्राम बनता है, जो कि हाइड्रोजन भी क्या हुआ, कंप्लीट है, और जो कि कार्बन भी क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ, अपनी कक्षा कंप्लीट किया हुआ। इतना नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंधों के प्रकार, कि सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। कितने होंगे, तो हेडिंग क्या बनाना है आपको, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंधों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के ये होते हैं, कौन कौन, एकल सहसंयोजी बंध, कौन सा हुआ, एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा क्या हुआ, द्वि, है ना, सहसंयोजी बंध। तीसरा क्या हुआ बेटा, त्रि सहसंयोजी बंध। कौन हुआ, एकल और द्वि और त्रि। अब ये एकल सहसंयोजी बंध क्या होता है, आपसे बोला जाएगा, जब परमाणुओं के बीच, जब परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध कैसा होगा, एकल बंध होगा। कैसा होगा, एकल बंध होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, तो ये कैसा होता है, ये जानो। अगर तुम्हें ऐसे नहीं कहने में टफ लग रहा तो बहुत सिंपल से बात कहो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा, मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एक जोड़ी में क्या होता है, 2 लोग, है ना। जैसे हम लोग कुछ चीज लेते हैं, पेयरिंग लेते हैं, तो एक जोड़ी में 2 चीजें होती हैं, 2 जोड़ी में 4 चीजें होती है ना। तो उसी तरह इसमें भी है, चाहे तुम जोड़ी में बोलो, चाहे तो तुम 1 2 के नंबर में बोलो। एकल बंध में क्या बोला जा रहा है, जब परमाणुओं के बीच बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो परमाणुओं के बीच बनने वाला, 2 परमाणुओं के बीच बनने वाला जो बंध होगा, वो कैसा बंध कहलाएगा, एकल बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकल बंध कहलाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग क्या बनाओगे, एकल सहसंयोजी बंध। ठीक, एकल सहसंयोजी बंध में क्या होता है, एकल सहसंयोजी बंध में होता है बेटा, जब परमाणुओं, जब परमाणुओं के बीच एक 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 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तो 2 परमाणु के बीच बनने वाला बंध एकल बंध, एकल बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एकल बंध कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एकल बंध किनके किनके बीच बनेगा, जैसे F2 फ्लोरीन में हो गया, फिर किस में हो गया, क्लोरीन में हो गया, और हाइड्रोजन में हो गया। ठीक, इन सब के बीच कैसा बनता है, एकल बंध का निर्माण होता है। जैसे Cl2 कैसे बना, Cl हुआ, ये Cl हुआ ना, इधर समझो, ये Cl हुआ, ये Cl हुआ, तो इनके बीच एक बंध का निर्माण हुआ। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है,
तो 17 है बेटा, तो किस में जाएगा? 2, 8 और किस में जाएगा? 7। यही हुआ इसका। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। और उसको अष्टक का नियम रूल, अष्टक के नियम को फॉलो करने के लिए क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो इसी भी इनके बीच क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर कर रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं? Cl2 बना रहे हैं। क्लियर हो पाया? उसी तरह F2 होगा, उसी तरह H2 भी होगा। समझ में आ रही है ना कि कैसे हो रहा है? ठीक। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है? द्वि सहसंयोजी बंध। अब इसको चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि इनमें क्या होगा? जब परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। किसका होता है? दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो दो परमाणु के बीच बनने वाला बंध एकल बंध कहलाएगा कि द्विबंध? द्विबंध कहलाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जब परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो दो परमाणु के बीच दो परमाणु के बीच बनने वाला बंध द्विबंध द्वि सहसंयोजी योजी बंध कहलाता है। क्लियर हो पाया? द्वि सहसंयोजी बंध कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? क्या आप बता सकते हो बेटा कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जल्दी से बताओ कमेंट में कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इसमें आएंगे कौन कौन? O2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा। जैसे O2 हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर हो पाया? अब यहाँ पर O2 कैसे बना? अब ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी से बताओ। 8 होता है। कितना? 8 हो गया ना? तो इसका क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो कितना जाएगा? 2 जाएगा। और इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना जाएगा? 6 जाएगा। क्लियर हो पाया? 6 जाएगा। अब तुम बताओ यहाँ पर कैसे होगा? इसको अष्टक के नियम को फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है ना? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ पे O2 बनाएंगे। ऐसे ही तो इनमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन करेंगे। इनके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंतिम को लिख दो तुम। 2 इलेक्ट्रॉन ध्यान से लेगा। देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दो। ठीक। और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना? तो ये ऐसे लेके बना लेगा, और ये वाला बेटा इसके साथ ऐसे लेके बना लेगा। O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या आता है? 3 सहसंयोजी बंध। अब ये त्रिसहसंयोजी बंध क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह है, सेम चीज है। तो जब परमाणुओं के बीच तीन तीन कितने इलेक्ट्रॉन हो? तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी साझेदारी होता है तो दो परमाणु के बीच
बनने वाला, बीट बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? कौन सा बंध कहलाएगा? थ्री बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइट्रोजन, ठीक, जैसे क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह है। क्लियर? चलो इतना नोट करो जल्दी से। अब देखिए हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, सहसंयोजी बंधों के गुण, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1 मार्क्स में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। सहसंयोजी आबंधित, देखो जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के लिए कहा जाए तो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम भी दोगे तो भी यहाँ से क्वेश्चंस बन लेते हैं, 1 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। तो सहसंयोजी आबंधित अणुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। मतलब ये कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का। आयनिक यौगिकों के विपरीत तुलनात्मक रूप से कमजोर अंतरावार्वित वाले बल होते हैं इनमें। इनका जो क्या होता है कि अगर आयनिक कंपाउंड है और एक तरफ क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है, तो उनमें सबसे कमजोर कौन होगा? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आंतरिक आणविक बल भी उनमें कम लगेगा। किसका? यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड वाले। किसके कंपेयर में? आयनिक यौगिकों के कंपेयर में। फिर ये अणु आमतौर पे बिजली के खराब संवाहक होते हैं क्योंकि कोई आवेशित कण नहीं बनते, इनमें कोई भी आवेशित कण नहीं होता, कोई भी मेटल्स है ही नहीं, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ये बनता है। कौन सा? संयोजी बंध बनता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।